चिंता चिता के समान है और आज हम सीखेंगे कि कैसे चिंता को हम चिंतन में बदल सकते हैं। तो ये जो फोटो आप देख रहे हो ये कहानी है एक आदमी की। वो मछुआरा था, फिशरमैन था और किनारे पे समुद्र के रहा करता था। छोटा सा उसका झोंपड़ी था। एक बार ऐसा हुआ कि वो झोपड़ी में थोड़े बहुत उसके पोजीशंस थे, जीवन की जो भी जमा पूंजी थी। और एक बार वो गया, मछुआरे क्या काम करते हैं, जाते हैं मछली पकड़ते हैं, तो वो अपनी नाव में गया मछली पकड़ने के लिए। और उसी समय ऐसा हुआ कि तूफान आ गया और वो रास्ता भटक गया और शाम हो गई, रात हो गई। जब वो वहाँ पर वापस पहुँचा तो उसने देखा कि उसका घर जो है वो जल रहा था। सब लोगों को लगा कि अब ये तो एक ही इसका जीवन का जो है पोजीशन था, ये भी चला गया, ये तो बहुत दुखी डिप्रेस्ड होगा, क्या देखते हैं क्या हाल होगा। भीड़ लगी हुई थी आग बुझाने के लिए और ये आदमी वहाँ पे नृत्य करने लगा, डांस करने लगा। सबको लगा कि लगता है ज़्यादा ही शॉक लग गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया दिमाग के अंदर और ये डांस क्यों करने लगा। तो इसको अब हम आज के सेमिनार के अंत में समझेंगे कि डांस क्यों करने लगा। तो अब हम आगे चलते हैं। एक्चुअली स्ट्रेस का एक सर्वाइवल बेनिफिट है हम सब के लिए, ये एक इवोल्यूशन की प्रोसेस है। जब हम केवमैन थे तब भी स्ट्रेस था हमारे जीवन में। कई बार मैं सुनता हूँ अरे मॉडर्न लाइफ है, बहुत आपाधापी है, दौड़ा भागी है, अभी स्ट्रेस है। तो मैं उनको याद दिलाता हूँ कि जब आप केव में रहते थे तो आपको ये पता नहीं रहता था कि अगला खाना आपको मिलेगा कि नहीं। आपको ये पता नहीं रहता था कि कौन सा वाइल्ड एनिमल आएगा और आपको खा जाएगा। तो स्ट्रेस तब भी था। तो जैसे ईसीजी में ऊपर नीचे होता रहता है, जब तक ईसीजी ऊपर नीचे होता रहता है मतलब आदमी जिंदा है। और जब ईसीजी फ्लैट हो जाता है मतलब आदमी मर गया। तो जीरो स्ट्रेस तो तब होगी जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। जब तक हम अलाइव हैं हमें स्ट्रेस को झेलना ही पड़ेगा। लेकिन इस स्ट्रेस के बहुत सारे साइको फिजिकल इफेक्ट्स होते हैं जो हमको समझना है। तो एज ए डॉक्टर हम सब जानते हैं कि ब्रेन में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो स्ट्रेस के समय एक्टिवेट हो जाते हैं। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा एसीटीएच कॉर्टिसोल का जो सिक्रीशन है। और ये जो कॉर्टिसोल है ये स्ट्रेस हार्मोन है और ये कॉर्टिसोल के लेवल से हम डिसाइड करते हैं कि किसी का स्ट्रेस कितना है। अगर आपको कभी चेक करना हो कि किसका स्ट्रेस कितना है, अपना कॉर्टिसोल लेवल चेक करा लीजिए, डायगोनल वेरिएशन देख लीजिए और आपको पता लग जाएगा कि आपका स्ट्रेस कितना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो साइको फिजिकल इफेक्ट है ये केवल बॉडी के ऊपर या माइंड के ऊपर नहीं, ये हमारे इमोशंस के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, सबके ऊपर आते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या समझनी है पहले कि ये स्ट्रेस जैसा हमने देखा हमेशा से रहा है, हमेशा रहेगा जब तक हमारा जीवन रहेगा। पर स्ट्रेस को हम कैसे डिवाइड करते हैं कि एक स्ट्रेस है जो नॉर्मल स्ट्रेस है, जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, जो परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। हम सब ने एग्ज़ाम्स दिए, एग्ज़ाम्स एक के बाद एक दिए, इतने सारे एग्ज़ाम्स क्लियर किए, तब हम सब यहाँ आकर आज बैठे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, हमने बहुत बार स्ट्रेस झेला है और हम उस स्ट्रेस से बाहर भी आए। इसका अर्थ ये हुआ कि वो नॉर्मल स्ट्रेस था, वो यू स्ट्रेस था, वो ज़रूरी स्ट्रेस था। एग्जाम्स या वाइवा के समय जो स्ट्रेस हमें होता है वो एक्यूट स्ट्रेस होता है, थोड़ी देर रहेगा, वाइवा आपका खत्म हो गया, आपका स्ट्रेस खत्म हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा ये जो सिस्टम या मैकेनिज्म बना है ये सिस्टम यहीं पे नहीं रुकता। तो स्ट्रेस थोड़ा थोड़ा सबके लिए जरूरी है। एक कोल या कोयले के ऊपर जब स्ट्रेस पड़ता है तभी वो डायमंड बनता है। एक इम्प्योर गोल्ड के ऊपर जब स्ट्रेस पड़ता है तभी वो प्योर गोल्ड बनता है। तो हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीज़ों से स्ट्रेस आता है। नया स्ट्रेस जो है वो कोविड-19 है। इसके अलावा फैमिली का स्ट्रेस तो हमेशा से ही रहा है, वर्क और मनी का स्ट्रेस हमेशा से रहा। लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस को आप इमेजिन करिए बकेट जैसा है। आप बकेट में पानी डालते जाइए, अगर आप निकालेंगे नहीं तो थोड़ी देर बाद बकेट ओवरफ्लो होने लगेगी। ऐसे ही स्ट्रेस को आप भरते जाइए, स्ट्रेस आपका ओवरफ्लो होने लगेगा। अब वेंट आउट करने के मेथड क्या है,
कुछ हेल्पफुल मेथड है, जैसे एक्सरसाइज कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, फ्रेंड से बात कर लीजिए, हॉबी फॉलो कर लीजिए। और कुछ अनहेल्दी मेथड्स हैं, और तो अभी हम फीमेल उसमें बैठे हैं तो ये अनहेल्दी मेथड ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेल्स के अंदर तो ये अनहेल्दी मेथड बहुत ज़्यादा है डॉक्टर्स के अंदर। तो ये अनहेल्दी कोपिंग मेथड, ड्रग्स लेना, इंटॉक्सिकेशन करना, कुछ एंटी डिप्रेसेंट क्रोनिक दवाइयाँ खाना, नींद ना आए तो उसके लिए स्लीपिंग पिल्स लेना, ये सब हम स्ट्रेस को दूर करने के लिए उपाय करते हैं। समझना ये है कि ये सारे उपाय टेम्परेरी उपाय हैं। हमने समझा स्ट्रेस तो परमानेंट है, लेकिन ये सारे उपाय टेम्परेरी हैं। दवाई रोज खानी पड़ेगी, ड्रिंक रोज करना पड़ेगा, हॉबी रोज फॉलो करनी पड़ेगी, एक भी दिन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम। इसीलिए जब स्ट्रेस बैड हो जाता है, अर्थात क्रॉनिक स्ट्रेस हो जाता है, तो इवेंचुअली आदमी पैनिक अटैक में कई बार कोलैप्स भी हो जाता है। इसको बोलते हैं एमिग्डाला हाईजैक। मतलब क्या हुआ, आपके पूरे सिस्टम को आप स्ट्रेस ने हाईजैक कर दिया। कई बार होता है ऐसा कि इतना स्ट्रेस आ जाता है कि आप क्या भूल जाते हो उस स्ट्रेस में, किससे लड़ लेते हो या आप क्या कमेंट कर देते हो, आप बाद में जीवन भर रिग्रेट करते हो उसको। क्यों रिग्रेट करते हो? क्योंकि उस समय आपका सिस्टम, थिंकिंग, कॉग्निटिव फंक्शंस, दे वर ऑल हाईजैक्ड बाय द स्ट्रेस। होता यह है कि हमारी जो सेटिंग थी वो केव मैन की सेटिंग थी। केव के समय जब हम रहते थे तो हमें हमेशा अलर्ट रहना जरूरी था। हमेशा हम लोगों के लिए जरूरी था कि कोई भी कहीं से भी जो है प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमारा कॉर्टिसोल का लेवल हमेशा ऐसा रहता था कि जब जरूरत पड़े तुरंत सिक्रीट हो जाए। अब हम इवॉल्व हो गए ओवर द मिलियन ईयर्स, बट वो इवोल्यूशन हमारी फिजियोलॉजी में नहीं हुआ। तो आजकल हम लोग क्या हैं, आजकल हम कंफर्टेबली वरीड रहते हैं ना। व्हाट आई मीन बाय कंफर्टेबली वरीड, एसी में बैठे हैं लेकिन चिंता कर रहे हैं। अब एसी में कोई आप पे अटैक नहीं करने वाला है, कोई सांप नहीं निकलने वाला है, कोई शेर नहीं आने वाला है, कोई आपको मारने वाला नहीं है, लेकिन आप एसी में बैठ के भी प्रिमिटिव ब्रेन जो है वह वही काम कर रहा है जो वो केव में बैठ के करता है। तो ये क्या हुआ, हमारा सॉफ्टवेयर एक्चुअली करप्ट हो गया। हमारा हार्डवेयर तो वैसा है, थोड़ा थोड़ा इवॉल्व हो ही रहा है टाइम के साथ, जैसा इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, लेकिन हमारा सॉफ्टवेयर की इवोल्यूशन की स्पीड जो है वो धीरे धीरे है। हमारा ब्रेन उस स्पीड से इवॉल्व नहीं हो रहा जिस स्पीड से हमारी टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही। तो हमारे आसपास सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हमारा स्ट्रेस भी पैराडॉक्सिकली बढ़ता जा रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए था। और ये पैराडॉक्सिकल स्ट्रेस जो है कुछ लोगों के लिए ज्यादा होता है। Some people are very prone for this। ये जो स्ट्रेस है इसको हम कहते हैं डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब डिस्टर्बिंग स्ट्रेस, ऐसा स्ट्रेस जो हम लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक। कुछ लोग हैं जो ज्यादा इसके लिए प्रोन होते हैं। कौन लोग स्ट्रेस के लिए ज्यादा प्रोन होते हैं? जिनकी एक्सपेक्टेशन होती है और रियलिटी के साथ उनकी एक्सपेक्टेशन मैच नहीं करती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशन थी ये और आपकी रियलिटी थी ये, अब ये जो गैप आया यही आपका स्ट्रेस है। आपने सोचा था कि बर्गर जो है वो मैकडी का मिलेगा और आपको ठेले का जो है वो वड़ा पाव मिल गया। तो जीवन में भी ऐसे ही होता है कई बार। तो ये जो एक्सपेक्टेशन और रियलिटी की गैप है, यही हमारी डिसअपॉइंटमेंट है, एंजाइटी है, यही फ्रस्ट्रेशन है और यही स्ट्रेस है। जिस दिन हम इस बेसिक बात को समझ लेंगे कि ये एक्सपेक्टेशन रियलिटी की गैप ही हमारी सारी प्रॉब्लम का कारण है, हम इस पैथोलॉजिकल स्ट्रेस को भी समझ लेंगे। लेकिन मैंने अपने जीवन में देखा कि कुछ लोग ज्यादा प्रोन होते हैं इस तरह की पैथोलॉजिकल स्ट्रेस के लिए, और ये जो प्रोन लोग हैं वो कौन है, जिनके एक्सपेक्टेशन इससे भी ज्यादा होते हैं। नॉर्मली हर एक के एक्सपेक्टेशन होते हैं और एक रियलिटी होती है सबकी, लेकिन कुछ लोगों की एक्सपेक्टेशन और रियलिटी के बीच में ज्यादा बड़ा गैप होता है। ये मैं आपको 3 तरह के लोगों से मिलवाना चाहता हूँ आज, और मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अंदर झांक के देखिए कि कितना कितना परसेंट आपके अंदर कौन कौन रहता है इस तीनों में से। तो पहला जो व्यक्ति है उसको कहते हैं परफेक्शनिस्ट, दूसरा जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं कंट्रोलर, और तीसरा जो व्यक्ति है उसको कहते हैं एंजॉयमेंट मैनियक। अब हम इन तीनों से मिलते हैं और समझते हैं कि ये कैसे होते हैं और क्यों इनको ज्यादा स्ट्रेस होता है। तो ये होते हैं परफेक्शनिस्ट। इनको अगर आप घास काटने के लिए भी कहोगे
तो कैंची लेके घास काटने का काम करेंगे, क्योंकि सबका जो हाइट है एक जैसा होना चाहिए। और जब प्रोफेशनल लाइफ में हम सब ने अपने बॉसेस को याद करें पीजी के टाइम के, तो एक आध उसमें से ऐसे ही परफेक्शनिस्ट था कि वो राउंड पे आया तो फाइल राइट साइड में ही पड़ी मिलनी चाहिए और दवाई का डोज इसी तरीके से ओपीडी के पर्चे पे लिखा मिलना चाहिए। तो ये परफेक्शनिस्ट लोग जो हैं हर जगह परफेक्शन ढूंढते हैं। क्या दुनिया में परफेक्शन है? नहीं है। तो इनको कहीं परफेक्शन मिलता है? नहीं मिलता है। क्या होता है? स्ट्रेस होता है। दूसरे तरह के, अब ये परफेक्शनिस्ट लोग जो हैं इनकी स्केल कैसी होती है? हम सब लोग एक्सीलेंस तक तो जा सकते हैं, लेकिन परफेक्शन एक्सीलेंस के भी बाहर है। मतलब कि वो ऐसी चीज है जो कोई अचीव कभी नहीं कर पाएगा। 100% परफेक्ट कोई किसी चीज में नहीं हो सकता। तो इनको अगर आप बोलेंगे कि टेबल लगाओ, आ रहे हैं हमारे यहाँ पे कुछ गेस्ट, तो वो ऐसे टेप से नाप के टेबल लगाते हैं कि चम्मच और फॉर्क और उसके बीच में उतना ही डिस्टेंस और गैप होना चाहिए जितना बुक के अंदर लिखा हुआ है। तो जो परफेक्शनिस्ट है वो हमेशा टेंशन में रहेगा। दूसरे लोग जो हमेशा टेंशन में, स्ट्रेस में रहते हैं, वो है कंट्रोल फ्रीक्स। कंट्रोल फ्रीक वो लोग हैं जो हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। रिलेशनशिप है तो कंट्रोल में उनके होना चाहिए। आप इतनी बजे उठो, इतनी बजे सो, ऐसा बोलो, ऐसा नहीं बोलो, ऐसे रहो। अगर प्रोफेशन में है तो वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। मैंने ऑपरेट किया मरीज, दूसरे दिन उसकी छुट्टी हो जानी चाहिए, चाहे उसको कुछ भी होगा। ये कंट्रोल फ्रीक लोग भी कभी भी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि आप हमेशा हर वस्तु को कंट्रोल अपने जीवन में नहीं कर सकते। ये मैच्योरिटी की बात है। और तीसरे लोग जो हमेशा टेंशन में रहेंगे वो है एंजॉयमेंट मैनियक्स। एंजॉयमेंट मैनियक वो है जो हर चीज में जिनको मजा चाहिए। यहाँ भी मजा होना चाहिए, वहां भी मजा होना चाहिए, हर चीज में मजा होना चाहिए। ये क्या है? कमिटमेंट फ्रीक्स है। इनको कमिटमेंट नहीं करना है किसी चीज के लिए। इनको क्या चाहिए? केवल एंजॉयमेंट चाहिए। अब आपको हर चीज में एंजॉयमेंट तो नहीं मिलेगा। फैमिली लाइफ में आपको कमिटमेंट भी दिखाना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें ऐसे ड्यूटी करनी पड़ेगी, लेकिन ये ड्यूटी से डरते हैं। इनको हर जगह अगर एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, वो रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा, मोबाइल चेंज कर दो। एंजॉयमेंट नहीं मिल रहा, नई गाड़ी खरीद लो। ये कभी भी सेटिस्फाइड किसी भी चीज में नहीं रहेंगे। अब ये तो हमने बात की एक आदमी कैसे स्ट्रेस में रहता है। अब हम आते हैं डॉक्टर की स्ट्रेस क्या होती है, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक क्या है? डॉक्टर्स के ऊपर है। एक मेडिकल प्रोफेशनल के पास भी यही प्रॉब्लम है कि एक्सपेक्टेशन और रियलिटी उसकी कभी मैच नहीं करती। एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि जब मैं आ जाऊंगा प्रैक्टिस में तो ऐसे गोवा में और मॉरिशस में मैं हॉलीडे मनाऊंगा, ऐसा मेरा बड़ा सा घर होगा और इससे नीचे की गाड़ी तो मैं चलाऊंगा नहीं कभी। अब ये हमारी एक्सपेक्टेशन थी और रियलिटी इस तरफ है। मरीजों की भीड़ है, धक्का मुक्की है, टेंशन है, लड़ाई झगड़ा है, मेडिकल लीगल इश्यूज हैं। अब ये जो एक्सपेक्टेशन रियलिटी की गैप है, यही हमारी स्ट्रेस। और बहुत सारे और भी एक्सटर्नल फैक्टर हैं। अनफॉर्चुनेटली हम मेडिकोज ने ये बना लिया है कि वर्कहोलिक आदमी अच्छा होता है। हम अप्रिशिएट करते हैं, अरे उनकी ओपीडी 12 बजे तक चलती है, अरे वो सुबह 4 बजे ऑपरेट करते हैं। What the hell is this? This is not a good thing. He is not a good manager. That's why he's seeing his patient at 12 o'clock in the night. He should manage his things. तो वो क्या है? आपकी सोशल लाइफ कुछ नहीं है। आपका एक पेशेंट फेल हो जाए तो आपके साथ प्रॉब्लम है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स खड़े हैं। और अगर आपके साथ कोई गलत कर दे तो उनके साथ कभी कोई लीगल एक्शन नहीं होता। ये जो आपको मैं क्लिप दिखा रहा हूँ, आज तक 0 नंबर ऑफ केसेस हैं जिसमें कि डॉक्टर एज ए विक्टिम हो और उसको कोई कंपनसेशन मिला हो, आज तक इंडिया की तारीख। तो ऐसे में काम करना तो स्ट्रेसफुल है। तो लोगों से पूछा गया, IMA ने ही सर्वे किया था, तो लोगों ने कहा कि 80% डॉक्टर ये मानते हैं कि वो स्ट्रेस्ड आउट है और 56% डॉक्टर 7 घंटे भी अच्छे से नहीं सो पाते और 30.7% को लगता है कि कहीं मेरे ऊपर क्रिमिनल केस आ जाए, कल में तो नहीं होने वाला। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ओवरऑल इंडिया की रियलिटी क्या है कि एक बहुत फेमस वायरल पोस्ट हुई थी कि व्हाई आई विल नेवर अलाउ माय चाइल्ड टू बिकम ए डॉक्टर इन इंडिया। हम सब ने वो पोस्ट पढ़ी थी। इसी प्रकार से फियर और स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि ना केवल 82% स्ट्रेस में है,
जबकि 57% को लगता है कि उनको एक सिक्योरिटी भी हायर कर लेनी चाहिए, मतलब एक बाउंसर रख लेना चाहिए जो उनके पीछे ओपीडी में खड़ा रहे कि कोई पीट न दे रहा। तो अभी हमने देखा एक ह्यूमन को पैदा होते ही स्ट्रेस है, एक मेडिकल प्रोफेशनल को इंडिया में स्ट्रेस है, और अब अगर उसमें से आप एक फीमेल मेडिकल प्रैक्टिशनर हो तो अब आपकी हालत क्या है ये भी देखिए। ये लेटेस्ट इंडियन साइकोलॉजी का आर्टिकल है और उसमें वो कहते हैं कि 37.93 फीमेल्स वेर डायग्नोज्ड अंडर वेरी हाई स्ट्रेस ऑन MSP-9 स्केल। तो ऑलमोस्ट 40% फीमेल हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो स्ट्रेस्ड आउट है, और वो भी हाई लेवल का स्ट्रेस है। तो ह्यूमन, फिर आप फीमेल हो, और फिर मेडिकल प्रैक्टिशनर, और ऊपर से इंडिया में, मतलब आप स्ट्रेस्ड आउट हो। एग्री? एवरीवन एग्रीज? Okay, so now we will open this. Let's see, is there any way to take up this stress? तो I will divide my answer in two part. एक कि स्ट्रेस हमारे तक आए नहीं, और दूसरा अगर आ जाए तो हम उसको कैसे मैनेज करें। सिंपल टू एस्पेक्ट ऑफ इट। तो पहला जो है कि स्ट्रेस हमारे पास आए नहीं, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो मैंने एक न्यूमोनिक बनाया उसके लिए, शील्ड। जैसे आप शील्ड रखते हो, आप लड़ने जाओगे तो शील्ड रखते हो अपने हाथ में, ऐसे ही आप घर से बाहर निकलो तो एक शील्ड लेके निकलो। अब वो शील्ड क्या है, लेट्स सी। शील्ड का एस है सिंप्लीफाई। जितना आप लाइफ को सिंपल कर सकते हो उतनी आपकी स्ट्रेस कम हो जाएगी। जितना आप लाइफ को कॉम्प्लिकेट करोगे आपकी स्ट्रेस उतनी ज्यादा हो जाएगी। तो आप कहोगे कि अरे तो बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको 2 टिप्स दूंगा सिंप्लीफाई करने के लिए। पहला टिप, सबसे आसान तरीका है स्ट्रेस कम करने का, नो बोलना सीखिए। से नो टू रिलेटिव्स, से नो टू टॉक्सिक पीपल, से नो टू टॉक्सिक सिचुएशन, से नो टू टॉक्सिक पेशेंट्स। सिंपल। सेकंड थिंग इज, आपका जो ट्रैवलिंग का स्ट्रेस है उसको आप कम कर सकते हो। अगर आपका रेसिडेंस और आपका प्रैक्टिस का एरिया पास में हो, सेम हो, आसपास हो, तो आप काफी अपने लिए समय निकाल सकते हो, क्योंकि ट्रैफिक में हर किसी का 1-1.5-2 घंटा रोज खराब होता है। तो ये 2 तरीके हैं जैसे हम लाइफ को सिंपल कर सकते हैं। और तीसरा, आजकल बहुत सारे वेपन्स हैं मास डिस्ट्रैक्शन के, डिस्ट्रक्शन के नहीं, डिस्ट्रैक्शन के। एक बार फेसबुक खुला, स्क्रॉल, एंडलेस स्क्रॉल है, वो करते रहो, पता लगता है 1.5 घंटा खराब हो गया। फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, 1.5 घंटा मेरा खराब हो गया। व्हाट्सएप पे किसी से पॉलिटिक्स या किसी भी बात में आप आर्ग्यू करने लगो, 1-8 घंटा आपका वहां खराब हो गया। तो इसलिए डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने से आप लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हो। हम क्यों लाइफ को सिंप्लीफाई करना चाहते हैं? क्योंकि हम हार्मनी में रहना चाहते हैं। ये हमारी दूसरी टिप है। जब तक आप नेचर के साथ हार्मनी में नहीं हो, यूनिवर्स के साथ हार्मनी में नहीं हो, हर बार आप आउट ऑफ सिंक रहोगे और हर बार आपकी स्ट्रेस बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे एजिंग होगी आपकी अडॉप्टेबिलिटी कम होती जाएगी और स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाएगा। फिर रात को नींद नहीं आएगी, सुबह जल्दी नींद खुल जाएगी। फिर आप पूछेंगे ऐसा क्यों हो रहा है मेरे पास, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने एक्चुअली हार्मनी में रहना सीखा ही नहीं नेचर के साथ। हार्मनी क्या है नेचर के साथ? अपना जो भी भगवान ने नेचर बनाया है उसकी एक रिदम है, उस रिदम को आप पकड़ लो और उसके हिसाब से चलो। तो भगवान कहते हैं कि ईटिंग, एक्सरसाइज और एंटरटेनमेंट, 3 E's को याद रखिए। ये 3 E आपके रेगुलेटेड होना चाहिए। क्योंकि मैं अकेला, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा भी हूँ और मैं एक मन भी हूँ। जब मैं इन तीनों चीजों को बैलेंस करूंगा तब मेरी लाइफ बैलेंस होगी। तो कैसे हम हार्मनी में आए, इसकी भी कोई टिप है क्या? इसकी भी एक बहुत सिंपल टिप है। एक कॉन्सेप्ट है जो आज साइंस भी मानती है, उसको कहते हैं द गोल्डन आवर। गोल्डन आवर का मतलब है आप जब सुबह उठते हो उससे 1 घंटा कम से कम पहले उठना कल से चालू करो। आपको पूरा 1 घंटे का बोनस मिला रोज, मतलब कि आपको 7 डेज में 7 आवर्स मिले, मतलब आपको 1 महीने में 30 आवर्स मिले, मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा मिला। अब उस 1 एक्स्ट्रा दिन में आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, सोचो। जो भी सुपर अचीवर्स हैं वर्ल्ड के, वो सुबह जल्दी उठते हैं, इसीलिए मैंने कुछ फोटो लगाए। इवन लोगों ने MRI स्कैन करके प्रूव कर दिया कि 4 बजे जो उठता है
उसकी रिदम, उसकी लर्निंग कैपेबिलिटीज दूसरों से 100 टाइम्स ज़्यादा है। ही कैन रिटेन इट 100 टाइम्स मोर देन। आप देखो एक्टिविटीज कितना अंतर है, 8 o'clock हो रहे हैं। तो जैसा हम शुरू से सुनते आए बचपन से कि द अर्ली बर्ड कैट्स द वर्म, तो हियर आल्सो इफ यू आर इन हार्मनी, सेकंड टिप इज सुबह आप उठे, आप एक टू डू लिस्ट बनाओ, आज मैं क्या क्या करने वाला हूँ, और उस टू डू लिस्ट को कोशिश करो कि आप फॉलो करो। आगे हम एक टिप और देखेंगे कि उस टू डू लिस्ट को कैसे फॉलो कर सकते हैं। थर्ड टिप है, हमारे अंदर एक इच्छा शक्ति होना चाहिए, इंसाइट होना चाहिए कि हमको इम्प्रूव करना है। क्योंकि दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक क्रिटिक्स है जो हमेशा आपकी बुराई करेंगे, सबसे लंबी लाइन वही होती है कहीं। दूसरे होते हैं टॉकर्स, खूब बात करते हैं, ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, करते कुछ नहीं। और तीसरे होते हैं डूअर्स, वहां आपको लाइन में 1 या 2 ही लोग दिखेंगे। तो हम हमेशा बात करते हैं कि हमें अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है, हमें स्ट्रेस बहुत हो रहा है, हमें स्ट्रेस कम करना है। अब आप डिसाइड करो कि आप क्रिटिक हो, टॉकर हो कि डूअर। तो अब कैसे हम एक टू डू लिस्ट बनाएं, या कैसे हमारे ऊपर ओवरवेलमिंग बहुत सारी चीजें आ जाए, तो मैं कैसे डिसाइड करूं मैं क्या करूं पहले। इसके लिए मैं बहुत अच्छी चीज दे रहा हूं जो मैं बहुत साल से फॉलो कर रहा हूं, और मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फॉलो करके देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। इसको कहते हैं 4 क्वाड्रेंट डिसीजन मेकिंग टूल। इसमें क्या है, हमारे टास्क को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, या तो वो अर्जेंट होंगे या इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो अर्जेंट होंगे या नॉन अर्जेंट होंगे, और इंपॉर्टेंट होंगे या नॉन इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब हमारे पास 4 क्वाड्रेंट बन गए। 4 क्वाड्रेंट क्या है, पहला जो क्वाड्रेंट है वो है अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, उसको तो करना ही पड़ेगा। दूसरा है इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, उसको आप शेड्यूल कर सकते हो। तीसरा है अर्जेंट भी है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप किसी और को दे सकते हो, डेलीगेट कर सकते हो, आपके बिहाफ पे कोई कर सकता है, आप उसको आउटसोर्स कर सकते हो। आपका यहाँ पे बहुत सारा टाइम बच जाएगा। हम लोगों की आदत पड़ जाती है कभी कभी हर काम हम ही करेंगे, लेकिन मुझे लगता है जैसे सब्जी लाने का काम है, आप डेलीगेट कर दो, कुछ नहीं होगा उससे। आपके 10 रुपए ज्यादा लगेंगे लेकिन आपका 1 घंटा बचेगा। अब 10 रुपए और 1 घंटा एक तराजू में रखो, आप तोल लो, उसे 1 घंटे में आप मेडिटेशन कर सकते हो, बुक पढ़ सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसे ही नॉट अर्जेंट और नॉन इम्पॉर्टेंट है, उनको टोटली अवॉइड करना चाहिए, उनको करना ही नहीं चाहिए। अब हम स्ट्रेस में कब आते हैं, जब हमारे अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेंट बहुत भर जाता है, बहुत सारा हो जाता है। ये क्यों भरता है अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि नॉन अर्जेंट इंपॉर्टेंट के टाइम हम ध्यान नहीं देते उस पर। जब वो नॉन अर्जेंट था लेकिन इंपॉर्टेंट था, तब अगर हम उसको कर देते तो वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट में आता ही नहीं, और अगर वो अर्जेंट इंपॉर्टेंट में नहीं आता तो आपको स्ट्रेस होता ही नहीं। बहुत सिंपल है, दिस इज रियली वेरी गुड टूल, बहुत सिंपल। आप दिमाग में रख के कभी भी डिसाइड कर सकते हो, एक काम आपके पास आया, इस 4 में से किस बकेट में मैं डालना, अच्छा डेलीगेट, चलो जाओ तुम करो, मुझे नहीं करना है। बहुत सिंपल टूल। एक और मैं बहुत सिंपल आपको, एक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर बुक है, और उसका नाम है, शायद आप में से किसी ने पढ़ी हो, काइजन। नाम सुना है किसी ने, काइजन? काइजन एक जापानीज वर्ड है। काय का मतलब होता है चेंज, और जेन का मतलब होता है गुड, मतलब चेंज फॉर द गुड। चेंज फॉर द गुड का कॉन्सेप्ट क्या है कि हम रोज अगर थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करें, हम कहें कि हम 1% रोज बढ़ेंगे, अच्छे बनेंगे, तो ओवर द टाइम इन 365 डेज आप 37% ज्यादा अच्छे हो जाते हो एक साल में। केवल 1% रोज पढ़ना है। मतलब आज मैं आधा पेज पढ़ता हूँ और मैं ये एम करता हूँ कि 1 महीने बाद मेरी आदत हो जाएगी कि मैं 1 पेज बुक का पढ़ा करूंगा, फिर मैं 2 पेज पढ़ूंगा। तो आप अगर इस तरीके से पढ़ोगे, आप एक साल में 40 बुक्स पढ़ सकते हो बिना कोई एक्स्ट्रा टाइम निकाले। और अगर आप 1% वर्ष होते हो तो वो भी लिखा है, आप जो आज हो उससे 0.03% बचते हो एक साल के बाद। अब हमको डिसाइड करना, हमको स्टेगनेंट रहना है, वर्ष होना है कि 1% इंप्रूव करना है। तो कोई भी इंप्रूवमेंट ज्यादा अच्छा है। इसी को जापानीज में कहते हैं काइज़ेन। अगर आपके पास कभी भी समय हो तो ये काइज़ेन बुक है, उसको पढ़िए। अब ये तो हुई एक्यूट स्ट्रेस, जब प्रॉब्लम्स आए तो हम कैसे उनमें डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। एक हमारी क्रॉनिक स्ट्रेस भी होती है, खास करके महिलाओं में। ये क्रॉनिक स्ट्रेस होती है क्योंकि फैमिली मेंबर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके कमेंट्स हैं, उनके ओपिनियंस हैं,
मैं हमेशा कहता हूँ ओपिनियंस आर लाइक ऑनियंस, केवल पी ज़्यादा है उसके अंदर। ऑनियन काटने में भी रोते हो आप और ओपिनियन सुन के भी रोते हो, तो दोनों की स्पेलिंग भी लगभग एक जैसी है, इसीलिए। और ये ओपिनियन कब ज़्यादा हर्ट करते हैं, जितने क्लोज व्यक्ति का ओपिनियन हो, तो वो क्यों, जितना पास में ऑनियन रहेगा उतना आपको आंसू ज़्यादा आएंगे, और आप ही काट रहे हो तो आपको जरूर आएंगे। सही है ना ये बात? तो अगली चीज है ईगो। ऐसे ईगोइस्टिक लोग आपको हमेशा मिलेंगे जो आपको सैप कर लेते हैं। ऐसा लगता है जैसे स्ट्रॉ डाल के चूस डाले आपको, मतलब कि आप उनसे 15 मिनट मिल लो तो लगता है संसार रहने लायक ही नहीं है, ये माले चलते हैं। तो ऐसे टॉक्सिक लोगों से, सिचुएशन से क्या करें? दो चीज करें, अगर हटा सकते हैं तो हटा दें। अब आपका क्लोज रिलेटिव हटा तो नहीं सकते, तो क्या करें? The only way to win with toxic person is not to play. टॉक्सिक पर्सन से आप जीत नहीं सकते कभी। जीतना है आपका तरीका एक ही कि खेलो ही मत उसके साथ, मतलब उसकी टॉक्सिसिटी का हिस्सा नहीं बनो, नहीं तो पता नहीं चलते चलते हम भी वैसे ही टॉक्सिक हो जाते हैं, और फिर हमारे बारे में भी कोई दूसरा सोच लगता है इसके पास बैठो तो ये हमेशा नेगेटिव बात करता है। और दूसरा तरीका है राइज अबोव। इसका एग्जाम्पल क्या है? हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब बोलते हैं कि All birds find shelter during a rain, but eagle क्या करता है? Avoids rain by falling above the clouds. So if you can fly, you rise above, fly above the clouds. Don't entertain anyone who hurts your ego unnecessarily, because this is the most important reason of stress in modern life. हमारे यहाँ जो स्ट्रेस का एक रीजन बचा है वो हमारा ईगो है। अभी हम समझेंगे कि किस किस का कितना कितना ईगो है इसमें। और एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूं, इसको कहते हैं इकिगाई। ये भी जापानीज वर्ड है। इकिगाई का अर्थ होता है कि आप जो करो उसको लव करो। अब ये कहना बहुत आसान है, बट इसको हम समझते हैं कि हम कुछ चीजों में अच्छे हैं, लेकिन कुछ चीजें हमको करना अच्छी लगती है। कुछ चीजें वो हैं जिनको संसार को जरूरत है कि हम करें, और कुछ चीजें इसके अलावा हैं जो करते हैं हम तो हमें पैसा मिलता है। आप ओवरऑल अपनी सारी जो भी आप करते हो उसको 4 में डिवाइड कर सकते हो। या तो जो आप अच्छा लगता है इसलिए करते हो, या आप अच्छे हो इसलिए करते हो, या आप पैसे के लिए करते हो, या संसार को जरूरत है इसलिए करते हो। अब जब आप जो अच्छा लगता है वो करते हो, दुनिया को जरूरत है लेकिन पैसा नहीं मिलता, तो उसको हम बोलते हैं कि बहुत मिशनरी आदमी, मिशन की जीन से कर रहा है, उसको खुद कुछ नहीं मिल रहा है, इज नॉट पेड फॉर। कुछ लोग जो अच्छे हैं और वो उसको लव भी करते हैं चीज को, तो उसको कहते हैं पैशन। कि मान लीजिए बाइसिकलिंग मेरा पैशन है, तो ये पैशन क्यों है? क्योंकि मैं अच्छा भी हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है उसको करना। और कुछ चीजें जिसमें आपको पैसा मिलता है और आप अच्छे भी हो, उसको कहते हैं प्रोफेशन। आप प्रोफेशन इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पैसा मिलता है, पैसा मिलना बंद हो जाए तो हम काम करना बंद कर देंगे, सिंपल है बहुत। और हम क्योंकि अच्छे हैं इसलिए लोग हमसे काम करवाते हैं, इसलिए हम प्रोफेशनल्स। कुछ चीजें ऐसी जिनकी दुनिया को जरूरत है, आपको पैसा भी मिलेगा, लेकिन एक्चुअली आप बहुत अच्छे नहीं हो उसको करने में, उसको बोलते हैं वोकेशन। ठीक है, आप कर रहे हो। अब ये इकिगाई कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे अच्छा तो होता है, ये हमें तब पता चलता है जब हम पढ़ाई कर रहे थे, तो हम ऐसा प्रोफेशन चुनते जो हमको अच्छा भी लगता है, जो उसमें हम अच्छे भी रहते हैं, जिसकी संसार को जरूरत भी होती है और हमें पेड भी किया जाता। ज्यादातर हम लोगों के साथ ऐसा नहीं, तो हमें बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है उसको चूज करना चाहिए। या फिर लाइफ में हमको 2-3 अलग अलग चीजें पकड़नी चाहिए कि एक मेरा पैशन हो, एक मेरा मिशन हो, एक मेरा प्रोफेशन हो, एक मेरा वोकेशन हो। जब तक आप प्यार नहीं करोगे जो आप करते हो, तो आप हमेशा सुबह उठते ही दुखी रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, अरे फिर मरीज आ गए, फिर जाना पड़ेगा, फिर वही सर्जरी, फिर वही राउंड्स, फिर वही दवाई। तो होता क्या है कि एडल्टहुड क्या है? एडल्टहुड ऐसा है जैसे आप रोड क्रॉस करने के लिए बच्चे को सिखाते हो, राइट भी देखो बेटा, लेफ्ट देखना, फिर राइट देखना, फिर रोड क्रॉस करना। और क्रॉस कर रहे थे, ऊपर से एरोप्लेन आया और हिट कर दिया उसको। ये एडल्टहुड है। मतलब आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, उसके बाद भी कुछ स्ट्रेसर्स हैं जो हमेशा रहेंगे। अब आप रोड क्रॉस कर रहे थे, कुत्ते ने काट लिया, क्या कर सकते हो आप? आपका पर्स चोरी हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। तूफान आ गया, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। याद ये रखना चाहिए कि ये सब चीजें टेम्पररी है, इनमें से कोई भी चीज परमानेंट नहीं है।
तो ये कैसे हम समझेंगे, जब आखिरी डी पर आएंगे। आखिरी डी जो है वो डिवोशन और ड्यूटी। जो भी आप करो, अगर आप उसको डिवोशन या ड्यूटी समझ के करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस जो है खत्म हो जाएगा। और यहीं पे स्पिरिचुअलिटी का रोल है। स्पिरिचुअलिटी कैसे हेल्प करती है आपकी, आपको एक मेंटर मिलेगा जो आपको रास्ता बताएगा, इंफॉर्मेशन देगा कि रास्ता कैसे संसार में चलना है। और जब आप इस बुक को पढ़ोगे, इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आपके अंदर एक एटीट्यूड आएगा। ये एटीट्यूड क्या है, दिस इज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप थैंकफुल रहोगे। द मोमेंट यू आर थैंकफुल फॉर स्मॉल थिंग्स, ऑटोमेटिकली योर स्ट्रेस गोज ऑन। सेकेंडली, हाउ स्पिरिचुअलिटी कैन हेल्प। स्पिरिचुअलिटी आपको बताती है कि आप केवल शरीर नहीं है, आपके अंदर आत्मा भी है, और आत्मा के ऊपर मन, बुद्धि और अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो का एक कवरिंग है। ये जो माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो है, इसमें से इनको समझना पड़ेगा हमें, इनके इंटरप्ले को समझना पड़ेगा, तब हम बेसिकली स्ट्रेस से बाहर आ पाएंगे। तो जब हम स्पिरिचुअलिटी में पढ़ते हैं तो पहली चीज क्या पढ़ाई जाती है कि सोल जो है वो इटर्नल है। हम सब क्या हैं, इटर्नल हैं। और जैसे ही हम ये समझते हैं तो हम ये समझ जाते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, टेम्पररी। सिंपल है बहुत। तो हम इटर्नल है और हमारी प्रॉब्लम टेम्पररी, तो कौन जीतेगा, हम जीतेंगे। अगर हम जीतेंगे तो हमें कभी स्ट्रेस होगा नहीं। और जब आप सोल को समझते हो तो आप सुपर सोल को, भगवान को समझते हो। जब आप भगवान को समझते हो तो आप समझते हो कि आई एम पार्ट ऑफ ए होल सिस्टम, एक कॉस्मिक यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेटिंग है, और आप उसका छोटा सा हिस्सा हो। तो जब आप छोटा सा हिस्सा रहते हो किसी बड़ी कंपनी का, तो उसका स्टॉक ऊपर होता है, नीचे होता है, ये होता है, वो होता है, सीईओ चेंज हो जाता है, आपको फर्क पड़ता है? आपको तो अपने पेचेक से मतलब है, वो आपको 1 तारीख को मिल जाएगा। तीसरी बात, स्पिरिचुअलिटी कैसे हेल्प कर सकती है। हमने देखा था 3 तरह के लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, एक कंट्रोलर, एक एंजॉयर और एक परफेक्शनिस्ट। जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो आपको समझ में आता है कंट्रोलर तो एक ही है, वो भगवान है, एंजॉयर एक ही है, वो भगवान है, परफेक्शनिस्ट एक ही है, वो भगवान है। जब तीनों चीज भगवान है तो मैं तो ना एंजॉयर हूं, ना कंट्रोलर हूं, ना परफेक्शनिस्ट, मुझे स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है। और आप ये समझते हो कि भगवान आपके वेल विशर हैं, भगवान आपके परम पिता हैं। जब भगवान आपके परम पिता हैं तो पिता अपने बच्चे के लिए कुछ गलत करेगा? तो पिता अपने बच्चे को उतना ही स्ट्रेस देते हैं जितना वो झेल पाए। वो किस लिए देते हैं? ताकि वो ग्रो करे। तो हमें जीवन में जो भी स्ट्रेस आती है वो हमारी ग्रोथ के लिए है, किसी और चीज के लिए नहीं है। और हम ये समझते हैं कि जो रियलिटी है वो एक्चुअली हमारी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन ही अब हमारी रियलिटी है। तो 2 रीजन जो स्ट्रेस के सबसे ज्यादा थे, एक पर्सनैलिटी ट्रेट्स और दूसरी रियलिटी और एक्सपेक्टेशन की गैप, वो दोनों चीज आपकी खत्म हो गई। तो यही शील्ड है। शील्ड क्या है? सिंप्लीफाई, लिव इन हार्मनी विद नेचर, improve, escape from the egoistic mentalities, love what you do and do that with devotion and duty। जब आप ऐसे करोगे और इस शील्ड को लेके बाहर निकलोगे तो आपको कोई स्ट्रेस, कभी किसी को फोटो लेना है तो ले सकते। जब आप ऐसे करेंगे तो आप ये शील्ड अपने साथ लेके चल रहे हैं। जब आप शील्ड साथ में लेके चल रहे हैं तो आपको स्ट्रेस कभी भी परेशान नहीं करेगा। तो हम फर्स्ट सिनेरियो में आते हैं जो मैक्सिमम वर्किंग प्रोफेशनल हेल्थ केयर डॉक्टर्स मैडम्स को फेस करती हैं। सबसे पहला सिनेरियो है कि हमारे पास समय नहीं रहता खुद के लिए, बच्चों के लिए, हॉबीज के लिए, जो मैं एक्चुअली लव करती हूँ करने के लिए, उसके लिए मैं क्या करूँ। ये जो गिल्ट है, ये गिल्ट का भारी बोझ उठा के जीवन निकल जाता है लोगों का, और ये गिल्ट से बाहर नहीं आ पाते कि मैं क्या करूं, मैं प्रोफेशन में अच्छा करूं, मैं घर में अच्छा करूं, मैं दोनों में कैसे अच्छा करूं, हाउ टू ब्रिंग अबाउट हार्मनी। और इवेंचुअली होता क्या है, सोसाइटी जो है वो तुरंत फिंगर पॉइंट करने के लिए आपके ऊपर तैयार है। जहां आप कुछ गलती करोगे सबसे पहला पॉइंट ये है क्योंकि आप वर्किंग वुमेन हो इसलिए आप घर पे ध्यान नहीं देते, या मरीज तुरंत कह देगा अरे मैडम है वो तो अपने घर पे ध्यान दे रही होगी, मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। ये मेंटलिटी अनफॉर्चुनेट है लेकिन है, और हम सब इसको जानते हैं।
तो ये जो एडिशनल फैक्टर स्ट्रेस का आता है, ये कैसे आता है, इसको मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। अब हमारे ऊपर 2 चीजें हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और एक वर्क प्लेस है। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी में घर वालों का, इन लॉज का, इवन हस्बैंड का बहुत सपोर्ट नहीं रहता, क्योंकि उनका क्या मानना है, उनका मानना है ये तो ब्लड फीमेल का काम है, ये तो आपको ही करना पड़ेगा, मतलब खाना तो आपको ही बनाना पड़ेगा अगर भाई नहीं आई है। तो ये क्या है, हस्बैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, वर्किंग वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी को शेयर कर रहा है, लेकिन वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपके साथ शेयर नहीं कर रहा। ये ट्रुथ है, ये आज भी ट्रुथ है, बहुत अनफॉर्चुनेट ट्रुथ। और वर्क प्लेस में क्या हो रहा है, वर्क प्लेस में हमेशा आपको जज किया जा रहा है, अरे मैडम लेट क्यों आई, अच्छा घर पे आराम कर रही होगी, अच्छा बच्चों को देखने जा रही होगी, अच्छा मैडम बार बार फोन क्यों करती है, घर पे बच्चा आ गया, बच्चे ने खाना खा लिया, क्यों करती है, क्योंकि वो प्रेम करती है बच्चे से। एक्चुअली वो चाहती है उसके साथ रहें उस टाइम, लेकिन वो रह नहीं सकती क्योंकि उनको काम करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये एक्चुअली धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत इतनी क्रॉनिक हो जाती है कि उस फीमेल को लगने लगता है क्या मैं मेरी ड्यूटी नहीं कर रही हूँ, क्या मैं ट्रुथफुल नहीं हूँ मेरे पेशेंट्स के साथ, क्या मैं अपने बच्चे के साथ समय नहीं दे रही हूँ, क्या मैं उसे बढ़ते हुए नहीं देख रही हूँ। ये गिल्ट जो है ये बहुत बढ़ जाती है, और ये गिल्ट 1 2 4 लोगों की नहीं है, ये मुझे पता है, ये 100% पॉपुलेशन की गिल्ट। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर हम देखते हैं। सबसे पहले इसका आंसर ढूंढने के लिए आपको अपने अंदर झांक के ये ढूंढना पड़ेगा कि मैं क्यों काम कर रही हूँ, मेरा एम क्या है काम करने में, मुझे काम करना सेटिस्फाइड लगता है इसलिए मैं कर रही हूँ, मेरे काम करने से घर में एक सिक्योरिटी है, फाइनेंशियल या सोशल, इसलिए मैं काम कर रही हूँ, या मैं काम कर रही हूँ जस्ट क्योंकि मुझे एंगेज रहना है, मेरे पास और कोई काम नहीं है इसलिए मैं काम कर रही हूँ। आपका पर्पस क्या है, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ और फैमिली लाइफ। जब तक आप ये पर्पस अपने अंदर खुद के लिए, हर एक का अलग अलग पर्पस होगा, वो डिफाइन नहीं करोगे, आप इस गिल्ट से बाहर कभी भी नहीं आ पाओगे। अगर इस गिल्ट से बाहर आना है तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा मैं क्यों काम करती हूँ, क्या मेरी सोशल आइडेंटिटी के लिए, क्या मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, या जस्ट आई वांट टू वर्क बिकॉज आई वांट टू वर्क। गिल्ट कुछ भी नहीं होता है, गिल्ट होता है जब हम खुद पे क्रोधित होते हैं, इसी को गिल्ट बोलते हैं। When we are angry on oneself, then it is guilt. हम अपने पे क्रोधित हैं, हमें उसका उत्तर नहीं मिल रहा, जो प्रश्न हम इतने दिन से ढूंढ रहे हैं, और यही सोर्स है हमारी एंजाइटी का। अब हमारी एंजाइटी कहाँ से आती है, इसको भी समझिए। हमारी एंजाइटी आती है कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो क्या मुझे उतना ही रिस्पेक्ट मिलेगा जितना अभी मिलता है, क्या मुझे घर में, समाज में वैसे ही देखा जाएगा अगर मैं आज काम छोड़ दूं। इसका उत्तर सबके लिए अलग अलग होगा, मैं पब्लिकली किसी से नहीं पूछूंगा, बट अपने अंदर एनालिसिस करिए, इस क्वेश्चन का आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा अपने लिए। और ये जो है ये एक्चुअली हमारा अटैचमेंट है और कुछ नहीं है काम से। हमारी आइडेंटिटी हम कहाँ ढूंढ रहे हैं, हमारे काम में ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से हमारी आइडेंटिटी वहाँ है ही, ये तो हमारी टेम्पररी आइडेंटिटी। दूसरा क्या है, हमें हमेशा लगता रहता है कि ये मैं जो कर रही हूँ उससे मैं अपने जीवन में कुछ खो रही हूँ क्या, एम आई लूजिंग समथिंग इन लाइफ। ये क्या है, ये फियर है, ये डर है, क्या मैं बच्चों का ध्यान नहीं रख रही हूँ तो मैं वहाँ कुछ खो रही हूँ, क्या मैं अपने आप को प्रोफेशनली अपडेट नहीं कर रही तो मैं वहाँ कुछ खो रही हूँ। ये एंजाइटी और गिल्ट का मिक्सचर हर एक के दिमाग में है, इसमें कोई डाउट नहीं, और यही हमारी पैथोलॉजिकल स्ट्रेस का रीजन है, सिंपल है बात। पर अब इसके रूट में जाना पड़ेगा कि ये एंजाइटी, अटैचमेंट, फियर और हमारा स्वयं के ऊपर क्रोध, इसका कारण क्या है। इसको भगवत गीता में कहते हैं राग, भय और क्रोध। भगवान कहते हैं वीत राग भय क्रोधा, मतलब राग, भय और क्रोध को छोड़ना है। लेकिन राग हमारा क्या है, हमारा अटैचमेंट, फियर क्या है, हमारा भय, और गिल्ट क्या है, हमारा क्रोध। जब तक ये राग, भय और क्रोध की सोच रहेगी तब तक हम इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। अब मदर्स डे का सेलिब्रेशन है और इसलिए मैं पॉइंट ओवर आपको जस्ट दे के जा रहा हूँ कि सोचिएगा इसके बारे में।
इसका आंसर एक ही है और वो हम सब लोग जानते हैं। उसका आंसर ये है कि अपना जो बेस्ट है अपने बच्चों के लिए रखिए, तभी आप एज ए मदर सेटिस्फाई होंगे। वर्क आपको रिकॉग्निशन दे सकता है, इमीडिएट रिवार्ड दे सकता है, और रोज बच्चों के पालने की मेहनत जो है वो आपको इसमें से कुछ भी नहीं देती, ना एप्रिसिएशन देती है, ना फाइनेंशियल गेन्स देती है, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन देती है। जिस दिन वर्किंग वुमेन इस बात को रियलाइज कर ले, उनकी लाइफ के डिसीजन बहुत आसान हो जाएंगे। और जब तक हम इस डाइकोटोमी में रहेंगे कि एक इस नाव में पैर है, एक उस नाव में है, हम डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। और होगा क्या, हमारा या तो टाइम या मनी या रिलेशनशिप कहीं ना कहीं हमारा स्ट्रेस का ट्रायंगल बनता रहेगा। स्ट्रेस के ट्रायंगल का रीजन एक्चुअली हमारे अंदर का कंफ्यूजन है और कुछ भी नहीं। हम हमेशा कहते हैं बाहर के इवेंट के कारण हम स्ट्रेस में, एक्चुअली बाहर के इवेंट हमारे स्ट्रेस का कारण नहीं, कभी भी नहीं होते। बाहर के इवेंट तो केवल इवेंट है, आप उनको कैसे देखते हो वो डिसाइड करेगा कि आपको उससे स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा। एक इस सिनेरियो का लास्ट आंसर ये है कि वर्क लाइफ बैलेंस आप नहीं कर सकते। बैलेंस करना एक रोप वे पे चलने जैसा है। आप जो चीज कर सकते हो वो है वर्क और लाइफ की ब्लेंडिंग। वर्क और लाइफ की ब्लेंडिंग का अर्थ हुआ कि दोनों साथ में चलेंगे, दो पटरियों जैसे हैं, लेकिन ये आपको क्वाड्रेंट हेल्प करेगा कि आप कैसे डिसीजन ले सकते हो जब आप फंसते हो कि अब एक बच्चे का भी कुछ काम है और एक आपका प्रोफेशनल काम भी। अब आप इस क्वाड्रेंट में डालो, कौन सा काम जो है पहला क्वाड्रेंट का उसको पहले करो, सिंपल है वो। सिनेरियो 2 जो स्ट्रेस का दूसरा बड़ा कारण, एक ऑपरेटेड पेशेंट आपका सीरियस हो गया है, या आपके वर्किंग आवर्स बहुत लंबे हैं और टाइम पे आपको नाइट में भी काम करना है, अगले दिन आपकी रूटीन सर्जरी करनी है, फिर आपको ओपीडी देखनी है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा ये मैंने किया था, मेरे लिए ही किया था, लेकिन मैं अब इससे बाहर कैसे निकलूं। और ये स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीजन है। इस स्ट्रेस का आंसर एक ही है, टीम में काम करिए, दैट इज द ओनली आंसर, और कोई आंसर नहीं है। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। जब तक आप टीम में काम नहीं करोगे आपको लगेगा आप ही सुपर अचीवर हो, एक्चुअली आप कहीं के भी अचीवर नहीं, आप केवल स्ट्रेस के अचीवर हो। फाइनली यू विल अचीव लॉट ऑफ स्ट्रेस इन योर लाइफ। और जो टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, क्रॉनिक पेशेंट हैं, रॉडी रिलेटिव्स हैं, कई बार होता है कि मेडिकल लीगल कोई इश्यूज है, तो उसमें दो ही टिप मैं आपको दूंगा। एक, अपनी प्रोफेशनल इंटीग्रिटी हमेशा बना के रखिए। आपके कलीग के बारे में, जूनियर के बारे में, किसी के बारे में लूज टॉक मत करिए। और आज के जमाने में सबसे आसान तरीका है, कोई पेशेंट जो थोड़ा भी न्यूसेंस कर सकता है या कर रहा है, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप या तो डिटैच हो जाओ उस पेशेंट से, या रेफर कर दो उसकी सर्जरी, या रेफर कर दो। सिंपल है वो। क्यों स्ट्रेस लेना? आप 4 पेशेंट कम करेंगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक पेशेंट आपको जीवन भर के लिए भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इंडियन लीगल सिस्टम इतना स्लो है कि 15-20 साल आपके जीवन की स्ट्रेस का कारण वो एक ही केस है, ताकि हमें प्रॉब्लम नहीं हो। जैसा हमने रिसेंटली देखा, बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस था कि हमारे एक फेलो प्रैक्टिशनर इंडिया के, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो मैं हमेशा कहूँगा आपको कि कभी भी परमानेंट डिसीजन टेम्परेरी सर्कमस्टेंसेस के बेसिस पे मत बनाइए। हमेशा ये शील्ड आपको हेल्प करेगी कि आप कोई भी परमानेंट डिसीजन टेम्परेरी सिचुएशंस पे ना बनाओ। अब आखिरी पार्ट इस सेमिनार का कि अगर मैं ऑलरेडी स्ट्रेस में हूँ तो मैं क्या करूँ। ये सब तो ठीक है, स्ट्रेस प्रिवेंट करने के तरीके हैं। मैं ऑलरेडी स्ट्रेस में हूँ तो ऐसे बहुत सारी टिप्स हैं। योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, लाइफ स्टाइल अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि स्ट्रेस के स्ट्रेसेस कम हो जाएं। डी स्ट्रेस करने के लिए 3 चीज़ें जो हम सबके लिए काम आ सकती, वो एक है म्यूज़िक। लिसन टू सम गुड म्यूज़िक, नॉट रॉक म्यूज़िक। लिसन टू सम सूदिंग म्यूज़िक, रिलैक्सिंग म्यूज़िक। इफ़ यू लाइक यू कैन डांस ऑल्सो, इफ़ यू लाइक यू कैन रीड ऑल्सो। ऑल दीज थिंग्स विल डिस्ट्रैक्ट योर माइंड फ्रॉम दैट स्ट्रेसर एंड मे बी हेल्प यू इन मेकिंग ए प्रॉपर डिसीजन। तो कभी भी स्नैप में कोई डिसीजन मत लीजिए। डिसीजन लेने के पहले थोड़े रिलैक्स हो जाइए, टेक डीप ब्रेथ, वेट फॉर 5 मिनट, थिंक अबाउट इट, देन टेक डिसीजन, देन योर डिसीजंस विल बी मोस्टली राइट। तो आज जो हमने सीखा उसका रिकैप क्या है?
अगर हम ह्यूमंस हैं तो हमें स्ट्रेस है, अगर हम इंडियन फीमेल मेडिकल प्रोफेशनल हैं तो हमें और ज़्यादा स्ट्रेस है। तो हम स्ट्रेस्ड हैं, हम मोर स्ट्रेस्ड हैं। कब हम मोर स्ट्रेस्ड हैं? जब हम 3 पर्सनैलिटी ट्रेट्स में पढ़ते हैं कि हम कंट्रोलर हैं, परफेक्शनिस्ट हैं, हम एंजॉयर हैं। हम मोस्ट स्ट्रेस्ड कब हैं? जब हमारे साथ सपोर्ट नहीं होता। कभी कभी कुछ ब्रांचेस ही स्ट्रेसफुल हैं, तो वो भी एक रीज़न है कि कुछ लोग ज़्यादा स्ट्रेस में हैं दूसरों से। हमारी रिकैप की रेमेडी क्या थी? शील्ड, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई और हार्मनी को हम एक शब्द से समझ सकते हैं, वो है सिंपल लिविंग। और इम्प्रूव, एस्केप फ्रॉम ईगो, लव व्हाट यू डू और डिवोशन और ड्यूटी को समझ सकते हैं हाई थिंकिंग। तो हमें एक्चुअली करना क्या है स्ट्रेस से बाहर आने के लिए? सिंपल लिविंग विथ हाई थिंकिंग। तो आज का कंक्लूजन क्या है? आप यहाँ हो वरीज के साथ, भगवान यहाँ पे हैं। अब हम ये जर्नी कैसे तय करेंगे? स्लाइड्स में मैं दिखा रहा हूँ। पहला चीज हम करेंगे सिंपल लिविंग। सिंपल लिविंग जब हम जीते हैं तो हम अपने मीन्स में जी रहे हैं, हम लोन नहीं ले रहे, हम EMI का हमारे टेंशन नहीं है, हमारी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, हमारी लिविंग ज़रूर सिंपल रहेगी लेकिन हमारी स्ट्रेसेस बहुत कम हो जाएंगे। जब हम हाई थिंकिंग करेंगे तो सब चीज़ें मेरे कंट्रोल में रहेंगी और कुछ चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं रहेंगी। जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं उनको मैं सुधारूंगा, जो चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं उनको भगवान सुधारेंगे। जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं, ऐसा नहीं कि मेरा स्ट्रेस ज़ीरो हो जाएगा, पर मैं यू स्ट्रेस में रहूंगा, एटलीस्ट मैं डिस्ट्रेस में नहीं रहूंगा। और ये यू स्ट्रेस जो है यही ग्रोथ है। तो हमें अगर ग्रोथ करना है तो कंफर्ट जोन के बाहर आने वाली स्ट्रेस तो हमेशा लेनी पड़ेगी। तो आज का टेक होम मैसेज क्या है? एक्चुअली इवेंट हमारी स्ट्रेस का कॉज होते ही नहीं है, हमारा रिएक्शन हमारी स्ट्रेस का कॉज होता है। जैसे कि एक इवेंट आया तो एक आदमी उस पर रिएक्ट कर सकता है, वो ऑटो पायलट नी जर्क टाइप का रिएक्शन है। मेरे बहुत सारे दिनों के संस्कार बने हैं, तो इस सिचुएशन में मैं ऐसे ही बिहेव करता हूँ, और जब मैं इस सिचुएशन में ऐसे ही बिहेव करता हूँ तो मैं हमेशा टेंशन में रहता हूँ। दूसरा तरीका क्या है? वो इवेंट स्ट्रेसर आया तो मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगा, मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। मतलब स्टिमुलस आएगा तो मैं पॉज लूंगा, आई विल टेक ए डीप ब्रेथ, आई विल थिंक अबाउट प्रोज कॉन्स डिसीजंस एंड फाइनली आई विल रिस्पॉन्ड। तो इस तरीके से क्या होगा? मेरा रिएक्शन नहीं है, मेरा रिस्पॉन्स है। इवेंट वही रहेगा लेकिन अब मेरा रिस्पॉन्स है, और जब मेरा रिस्पॉन्स है तो डेफिनेटली मैं ज़्यादा अच्छा करूंगा और मैं कम स्ट्रेस में रहूंगा। इस तरीके से जहां से हमने बात चालू की थी, चिंता से चिंतन, चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है, थिंक अबाउट इट। तो लेट्स लिव स्ट्रेस फ्री। तो आई होप दैट यू विल एंटर इनटू ए स्ट्रेस फ्री जोन नाउ। सो अगेन, व्हाई ही वाज डांसिंग? एक्चुअली ही लॉस्ट हिज वे, ही लॉस्ट हिज वे। और वो घर जला तो वो आंख दिखी तो वो शोर पे पहुंच पाया, तो वो डांस इसलिए कर रहा था, चलो मेरा घर जल गया लेकिन मैं तो बच गया। थैंक यू सो मच। जी मैम। So rather than going in stress कि मेरे पास माइक नहीं है, I can enjoy this now also. I request chairperson to conclude this. आज हम सब ऑडियंस की शायद आपकी पुस्तक के अंदर आने का सौभाग्य था, जो हमने इतना इम्पोर्टेंट शील्ड वर्ड सीख लिया, जो हम सब की परिस्थिति में हमको लगा था आज ये लेक्चर शायद हमारे लिए ही बोला है, इंडिविजुअली हम सबको लगा था कि हमारे लिए आपने बोला है। तो हम लोग बहुत लकी हैं कि आज हम लोग आपने ये सब सिखाया है। यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, पर क्योंकि आज हम सब आपके मीडिएटर्स बने हैं, तो आई वॉन्ट योर फाइनल वर्ड फॉर देम कि हाउ कैन दे कम्युनिकेट दिस मिशन विच यू हैव गिवन द अपॉर्चुनिटी टू शेयर विद अस। I will only say that share it with your kids. That's all. Yes, very good thought. Share with your kids. Thank you. Share with the next generation, because we have got lot of this knowledge in our Vedic wisdom, but unfortunately we are very way off cut off from it.
So at least share with. That's why we try to present it in a contemporary style. मैंने जो भी यहाँ बोला सब भगवद गीता का एक श्लोक है. आपको चाहिए तो वो श्लोक का नंबर भी मैं बता दूंगा. मैंने कुछ भी अपने मन से नहीं बोला. ये सब कुछ भगवद गीता के अंदर है. थैंक यू सो मच. Thank you, sir. Also,